सर सुस्वागतम सुस्वागतम। गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन क्लास श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 9वीं के इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में मैं बाला लखनदर विश्वकर्मा आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। बच्चों, आज हमारा विषय है इतिहास और 6वां पाठ है महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम स्त्रियों की वर्तमान स्थिति और स्त्रियों की प्राचीन स्थिति या पहले की स्थिति कैसी थी, इससे अवगत होंगे। दूसरा, उनकी समस्या तथा उन समस्याओं को हल करने के लिए कौन कौन से नियम व कानून बने, इससे इस पाठ को पढ़ने के बाद हम अवगत होंगे। साथ ही साथ महिलाओं ने स्वतंत्रता युद्ध में किस प्रकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वह वहीं से स्त्री शक्ति की प्रस्तुति हुई, इसे समझ सकेंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद। बच्चों, इस पाठ में हम निम्नलिखित मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला आता है महिलाओं की वर्तमान और पहले की स्थिति व प्रस्तावना। दूसरा, भूदान आंदोलन। तीसरा, स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण। चौथा, चिपको आंदोलन। पांचवा, शराब के विरोध में आंदोलन। छठवां, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। सातवां, महिलाओं के संदर्भ में कानून। और आठवां, दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। तो बच्चों, आज हम इन सब मुद्दों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वह चर्चा करेंगे, वह अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है महिलाओं की वर्तमान व पहले की स्थिति व प्रस्ताव। बच्चों, आज के इस वर्तमान समय में हम देखते हैं कि आज हम सब एक ही छत के नीचे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी लोग एक ही छत के नीचे पढ़ाई करते हैं। आज हम देखते हैं कि स्त्रियां भी अब पुरुषों की तुलना में काफी आगे बढ़ चुकी। आज हम देखते हैं पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जॉब करती हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या स्कूल या अन्य कोई प्राइवेट संस्था, हर जगह पुरुषों के समान महिलाओं को काम करते देखते हैं। आज महिलाएं भी कोई डॉक्टर बनती हैं, तो कोई इंजीनियर, तो कोई पायलट है, तो कोई राजनीतिक क्षेत्र में नेता है। इस तरह सब जगह हम स्त्रियों को पुरुषों के समान देखते हैं। तो बच्चों, ये सारी बातों को हम वर्तमान समय में देखते हैं। इसके पहले देखा जाए, इसके पहले अगर तुलना की जाए, तो महिलाओं की स्थिति पर नजर डाला जाए तो प्राचीन समय में इस तरह की उपलब्धियां नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनकी कई सारी समस्याएं थी, जिनकी समस्याओं का जो मेन जड़ थी वो थी पुरुषों की मानसिकता में छुपी हुई। क्योंकि पहले से ही पुरुषों को हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्व देते थे। ऐसा कहा जाता था कि ये जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। और आज भी हम देखते हैं कि हर जगह पुरुषों को पहले क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। चाहे वो घर हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, कौन सा भी क्षेत्र हो, हर जगह पुरुष पहले ही खड़ा होते हैं। स्त्रियों का बहुत ही कम मात्रा में सहभाग दिखाई देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि घर में हमारे घर के कर्ता धर्ता अर्थात घर का मुखिया कौन होता है, पुरुष ही होता है, अर्थात पिताजी होते हैं, जो सारा चीजें देखभाल करते हैं, अर्थात ध्यान में रखते हैं। तो ये जो मानसिकता थी पुरुषों की, ये बहुत ही विकट थी। और इसके कारण स्त्रियों अन्य क्षेत्रों से क्या हो जाती थी, वंचित हो जाती थी। पढ़ाई के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से, हर एक काम में स्त्रियां क्या होती थी, पीछे रखती थी।
केवल किसके कारण? पुरुषों की इन्हीं मानसिकता के कारण। पुरानी मान्यताओं के अनुसार पुरुष अर्थात लड़का ही घर का वो बुढ़ापे का सहारा बनता है, माँ बाप सभी को सहारा देता है। इसलिए पहले के लोग लड़कियों को कम, लड़कों को ज्यादा महत्व देते। पहले लोग सोचते थे कि लड़की हुई तो हमारे किसी काम नहीं आएगी, बेकार माना जाता था। उसे ये समझा जाता था कि घर का खर्चा बढ़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, और भी ऐसी समाज में जो है बहुत सारी विषमताएं, कुरीतियां जो है क्या हुई थी, फैली हुई थी। अर्थात उनकी ये मानसिकता, जिसके कारण पहले लड़की को पैदा होते ही जो है क्या किया जाता था, मार दिया जाता। फिर उन्हें या तो भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, अर्थात उन्हें पेट में ही जो है क्या किया जाता था, मार दिया जाता था। ऐसी मानसिकता पहले के लोगों की। बच्चों आज हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, फिर भी इस प्रकार की पुरुषों की जो मानसिकता है उससे अभी भी जो स्त्रियां जो है काफी हद तक मुक्त नहीं हो पाई। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लड़ाई या कोई भी युद्ध अकेले नहीं लड़ा जा सकता, उसमें सभी का सहयोग रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भारत के स्वतंत्रता युद्ध में जब हमारा भारत देश ब्रिटिशों के चुंगल में था, उससे छुटकारा पाने के लिए केवल पुरुष नहीं बल्कि महिलाओं ने भी जो है स्वतंत्रता युद्ध में बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तथा स्वतंत्रोत्तर काल अवधि में भी स्त्रियों का योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा। तो बच्चों आज हम इस पाठ में उनके द्वारा दिए गए योगदान का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ भारतीय संविधान में महिलाओं के संदर्भ में बनाए गए कुछ कानून तथा अन्य कमजोर वर्गों के संदर्भ में निर्मित कानून का जो है अध्ययन इस पाठ के माध्यम से करें। बच्चों जैसा कि हमने पहले ही देखा कि भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का अध्ययन करते समय ध्यान में आता है कि उनकी कई सारी समस्याओं की जड़ पुरुषों की मानसिकता में, क्योंकि पुरुष उन्हें हर क्षेत्र से वंचित रखते थे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर तरह से वंचित रखते। और यही मानसिकता की वजह से महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आज भी कई जगह इस तरह की मानसिकता से मुक्त नहीं। बच्चों इसमें आता है दूसरा हमारा जो है मुद्दा आता है भूदान आंदोलन। बच्चों भूदान आंदोलन का मतलब भी होता है भूमि दान करना। बच्चों पहले क्या होता था कि बड़े बड़े जो जमींदार, जो भूस्वामी लोग जो थे, जो ठाकुर ब्राह्मण इत्यादि वगैरह जो थे, उनके पास जो है बहुत सारी जो है जमीनें हुआ करती थी, और किसानों के पास जमीनें नहीं रहती थी। बेचारे किसान इन लोगों के यहाँ जाकर खेती करते थे, इनकी जमीनों में मेहनत कर अपना जो है भरण पोषण करते थे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है चलते चले आ रहे। तभी उसी समय आचार्य विनोबा भावे जी ने इन सभी समस्याओं पर नजर डाले, और फिर सन 1951 में संत विनोबा भावे द्वारा स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन, जिसका तथा इस आंदोलन की कोशिश थी कि जमीनों का क्या है, पुनर्वितरण हो, मतलब पुनर्वितरण, फिर से जो है उसका क्या हो, बंटवारा। और ये जो बंटवारा हो वो केवल सरकार के माध्यम से नहीं बल्कि आंदोलन के माध्यम से हो, ताकि जमीन का एक छोटा हिस्सा गरीब किसानों को तथा अन्य जो वर्ग के लोग थे उन्हें जो है प्राप्त, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, खेती बाड़ी कर सके, अपना भरण पोषण कर सके, अपने और अपने परिवार को जो है दिला सके। ये जो है इस आंदोलन का जो है मेन उद्देश्य। और इस आंदोलन में उन्होंने स्त्री शक्ति का भी प्रयोग करवा लिया, तथा स्त्री स्वयं सेविका भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत पहुंची। साथ ही साथ सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों के स्वतंत्रता युद्ध में स्त्रियों का भी जो है बहुत योगदान। और फिर इस प्रकार भूदान आंदोलन सफल हुआ। तब से लेकर स्त्रियां भी जो है अपनी सारी समस्याओं के प्रति जागरूक हुई और
अपने अधिकारों की मांग को लेकर सतत संघर्ष करने लगी, जिनमें सबसे पहला आता है, ये देखिए बच्चों, जिस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, ये आचार्य विनोबा भावे जी हैं, जिन्होंने भूदान आंदोलन जो है किया था। और उस आंदोलन में जो है कई पुरुष, कई महिलाओं ने भी जो है बढ़ चढ़ कर जो है क्या किया था, हिस्सा लिया था। उसके बाद स्त्री शक्ति का जो हमारा अहम, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे पहले स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण, स्त्री शक्ति का प्रदर्शन व प्रकटीकरण। वर्ष 1972 में ये जो स्त्री शक्ति का प्रदर्शन और प्रकटीकरण हुआ, वो वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में हुआ, जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी की महिला नेता मृणाल गोरे ने मुंबई में बेलन मोर्चा के माध्यम से निकाला था। अर्थात उन्होंने एक बेलन मोर्चा जो है निकाला, जिसका नेतृत्व किसने किया, मृणाल गोरे ने किया 1972 में। तथा इस प्रकार के आंदोलन में महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, क्योंकि जीव आवश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है, क्योंकि स्त्रियां ही जो है घर की वो रसोई में कौन सी वस्तु लानी है, कौन सी नहीं लानी है, इन सब का ध्यान जो है उन्हें ही रखना पड़ता है। सूजी, मैदा जैसी वस्तुओं की जो है जबरदस्त जो है कमी पैदा हो गई। साथ ही साथ मिट्टी का तेल जो है महंगा हो गया। महंगा होगा, क्योंकि मिट्टी का तेल यदि रहती है कई सारी तकलीफों का जो है सामना करना, ये सारी जो है समस्याएं जो है महिलाओं के सामने आती। परिणाम स्वरूप ये सारी समस्या उत्पन्न हुई, तभी सारी महिलाओं ने इकट्ठे आकर हाथ में बेलन उठाया और मोर्चा निकाला, जिसका नाम रखा गया बेलन मोर्चा, वो बेलन आंदोलन। और ये इस आंदोलन को सफलता मिली। इस प्रकार हमारे देश की जनता महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण से जो है भली भांति क्या हुई, परिचित हुई। मतलब तब सभी को जो है पता चल गया कि हाँ, महिलाएं भी जो है इस समाज में क्या है, एक हिस्सा है। उनकी शक्ति का प्रयोग करके जो हम कुछ भी कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। ऐसा जो है लोगों को जो है क्या हुआ, पता चला, भली भांति जो है उससे परिचित। सभी लोगों को पता चल गया कि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी आंदोलन कर सकती हैं। और इसके बाद हर एक आंदोलन में महिलाओं को शामिल किया गया, अर्थात किया जाने लगा। तो ये था हमारा बेलन मोर्चा, जिसमें स्त्री शक्ति का जो है प्रकटीकरण हुआ, प्रदर्शन हुआ, पता चला। तो ये कब हुआ, वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया, मृणाल गोरे ने किया। उसके बाद दूसरा हमारा जो है मुद्दा आता है चिपको आंदोलन। बच्चों ये भी जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब ये चिपको आंदोलन हुआ, सबसे ज्यादा जो है स्त्री शक्ति का जो है रचनात्मक जो प्रकटीकरण है, वो कहाँ पे दिखाई दिया, चिपको आंदोलन में दिखाई दिया। स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया। अर्थात स्त्रियों ने अपनी शक्ति का प्रचार चिपको आंदोलन के माध्यम से दिखाया। ये जो आंदोलन हुआ वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि हिमालय की तलहटी वाले जंगलों के पेड़ों की कटाई होने लगी, जिसका उद्देश्य था व्यापार करना। अर्थात लकड़ियों की कटाई कर बाजार में जो उन लकड़ियों को क्या किया जाता था, बेचा जाता था। और भी जो है बहुत सारे कामों में जो है उसका उपयोग किया जाता था, जिससे लोगों को जो है पैसे मिलते थे। तो ये जो जंगलों की कटाई होती थी वो व्यापारिक उद्देश्य के माध्यम से जो है की जाने लगी। अब ये जो है समस्या सभी के सामने जो है आन खड़ी हुई। लोगों को लगा अगर इस तरह से जो है जंगल हमारे कटने लगे, पेड़ों की कटाई अगर होने लगी, तो वातावरण का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। साथ ही साथ उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं, आवश्यकता वाली जो वस्तुएं हैं, वो ज्यादातर जो है लोगों को पहले जो है किससे प्राप्त होती थी,
इन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो है प्राप्त होती थी अर्थपूर्ण। तो उन्हें लगा अगर इस तरह की जो है कटाई अगर पेड़ों की होने लगी तो हमारी जरूरत की चीजें जो प्राकृतिक संसाधनों पर जो है निर्भर है वो सारी चीजें हमें जो है क्या होगी, नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार जो उसकी कमी होने लगी और यह समस्या दिन ब दिन जो है बढ़ती चली जा रही। तभी उसी समय इसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि स्त्रियों ने हाथ में हाथ गूंथकर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई ताकि पेड़ों की कटाई न हो सके। इसके लिए वे जंगलों के पेड़ों से चिपक जाती हैं और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती। इसलिए इस प्रकार के स्वरूप को चिपको आंदोलन कहा गया था कहते। और बच्चों इस आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया। साथ ही साथ गौरा देवी कार्यकर्ती ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की, जन जागृति उत्पन्न की, जिससे महिलाओं जो है क्या हो, जागृत हो, अपने अधिकारों के बारे में जो है समझे और उन अधिकारियों को जो है पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो है क्या करें, सतत जो है संघर्ष करें। इस प्रकार जिन्होंने जागृति उत्पन्न और उसका साथ भरपूर सहयोग जो है जागृति होकर उसका साथ जो है दो महिला और ने किया जिसका नाम है सुदेशा देवी और बचनी देवी। इन लोगों ने भी जो है उनका क्या किया, भरपूर सहयोग दिया, अर्थात इनका जो है सहयोग प्राप्त किया, जिसमें महिलाएं जो है जागृत होकर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये आगे चलकर जो है ये आंदोलन जो है क्या हुआ, सफल हुआ। इस प्रकार हमने जो है देखा कि स्त्रियों की शक्ति का प्रकटीकरण दिन ब दिन जो है क्या हो रहा था, बढ़ते चले जा रहा है। ये हमने देखा, पहले देखा स्त्री की शक्ति का प्रकटीकरण जिसमें उन्होंने जो है बेलन मोर्चा निकाला जिसका नेतृत्व मृणाल गौरे ने किया। उसके बाद दूसरा हमने देखा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में भी जो है केवल पुरुष नहीं बल्कि स्त्रियों ने भी जो है बढ़ चढ़ कर जो है क्या किया, हिस्सा लिया। और ये जो है कभी हुआ, 1973 में हुआ। इसका जो है नेतृत्व अर्थात जागृति पैदा करने, उत्पन्न करने का जो है श्रेय किसको गया, गौरा देवी को गया। साथ ही साथ सुदेशा देवी और बचनी देवी ने इनका क्या किया, सही। ये जो दो मुद्दे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे। उसके बाद तीसरा हमारा जो है सबसे अहम मुद्दा आता है शराब के विरोध में आंदोलन। शराब के विरोध में बच्चों तीसरा सबसे अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है शराब के विरोध में आंदोलन। बच्चों ये जो आंदोलन वह क्यों हुआ, ये जो आंदोलन था वो क्यों हुआ, क्योंकि शराब पीने की लत से घर के कर्ता धर्ता, जो घर के जो बड़े, जो घर का जो मुखिया था, जो कर्ता धर्ता था, उस व्यक्ति की जो है असमय मृत्यु हो जाती थी, अर्थात हो जाती। और फिर अन्य सभी लोगों पर संकट आ जाता था और इसका सबसे बड़ा जो है आघात परिवार की स्त्रियों को लगता था, क्योंकि पति की असमय मृत्यु हो जाने से घर का पूरा बोझ जो है किसके ऊपर आ जाता था, स्त्रियों पे आ जाता था। यदि उसके पास लड़के हैं, बच्चे हैं, तो और भी जो है उसके ऊपर जो है बोझ आ जाता था, जिसे चलाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तथा साथ ही साथ अपना और बच्चों का भी पेट पालना या आगे का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता था। और ये जो समस्या थी वो केवल एक परिवार की नहीं थी बल्कि हजारों परिवार की समस्या जो है बन गई। और केवल एक ही राज्य की नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के, विभिन्न राज्यों की ये समस्या बन गई थी। और इस समस्या का प्रारंभ सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप अरख, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं शराब, इसका जो है विक्रेताओं ने क्या किया, गांव गांव में जो है अरख की दुकानें खोली, शराब की दुकानें खोली, जिसके कारण
गांव के जो निर्धन व्यक्ति थे, जो परिश्रमी जनता थी, जो दिन भर की जो है मेहनत करते थे, थकान से चूर रहते थे, ऐसे लोग जो है, अर्थात समाज के जो कमजोर वर्ग के जो लोग थे, ऐसे लोग जो है शराब के जो है आदी बन गए, जिससे हमेशा शराब पीने की लत से लोगों के घर में दुख, दरिद्रता इत्यादि का जो है सामना करना पड़ता। तब उसी समय वर्ष 1992 में शराब 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबागुंठा गांव में 3 युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए। और फिर इस घटना के बाद गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी हुई और उन्होंने और अर्थात शराब बेचने वाली जो दुकानें, उसके खिलाफ संघर्ष किया, अर्थात दुकानें जो है बंद कर दी। परिणाम स्वरूप वर्ष 1992 में शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में शराब पान विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, अर्थात प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य था गांव के लोगों को शराब जैसे घातक जहर से मुक्ति करा, ताकि उनका खामियाजा स्त्रियों को या परिवार के अन्य सदस्यों को न भुगतना पड़े। और शराब मुक्ति के लिए बहुत सारे जो उपक्रम चलाए गए, गांव गांव में जो साक्षरता उपक्रम चलाया जाने लगा। इस कार्यक्रम में सीता माँ कथा अर्थात सीता की कहानी बताई जाती थी कि किस तरह जो है गांव वालों में जागृति पैदा कर शराब की रोकथाम किया जाए। अर्थात सीता माँ की कहानी बताकर जो है यह बताया जाता था कि कैसे जो है गांव वाले लोग को शराब पीने की जो लत लगी थी उससे जो है छुटकारा पाया जाए। और इस प्रकार ये जो आंदोलन है संपूर्ण राज्य में जो है फैल गया, तथा संपूर्ण राज्य की महिलाएं जो है क्या हुई, इकट्ठी होकर जो है सभी लोगों ने जो है इसके विरोध में संघर्ष किया, आंदोलन किया, मोर्चा निकाला, दुकानें जो है जबरदस्ती बंद करवाई, जिसके वजह से यह आंदोलन जो है क्या हुआ, संपूर्ण राज्य में फैला और साथ ही साथ जो है सफल भी हुआ। बाद में जो है परिणामतः सरकार ने शराब बिक्री के विरोध में कड़ी जो है नीति अपनाई। ये था बच्चों शराब विरोधी आंदोलन, जिसमें जो है हमने देखा ये जो आंदोलन हुआ कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। कब हुआ, 1992 में। उसके बाद हमारा जो अगला मुद्दा आता है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का समाज में क्या अधिकार है, वो पुरुषों की अपेक्षा या तुलना में हर क्षेत्र में जाना, महिलाओं का भी जो है क्या है अधिकार है, उन सभी अधिकारों को बढ़ावा देना इस दिवस का, इस कार्यक्रम का जो है क्या था, मेन उद्देश्य। साथ ही साथ विश्व में शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता हो, इसलिए जो है इस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए। अर्थात इस कार्यक्रम की ये जो है क्या थे, 3 सूत्रीय योजना थी, जिसका मेन उद्देश्य था विश्व में शांति लाना तथा पूरे देश का जो है क्या हो, विकास हो, और स्त्री पुरुषों में जो है क्या हो, समानता रहे। अर्थात पुरुषों के समान स्त्रियों को भी जो है क्या किया जाए, उनके अधिकार दिया जाए, उन्हें जो है दर्जा दिया जाए, चाहे कौन सा भी क्षेत्र हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र इत्यादि वगैरह। और ये जो कार्यक्रम था इसे
संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया। साथ ही साथ भारत सरकार ने वर्ष 1975 में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम महिला आयोग रखा गया, और इस आयोग की अध्यक्ष फूल रेणु गुहा थी। तथा इस आयोग का गठन क्यों किया गया बच्चों? ताकि महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं थी उनका सर्वेक्षण किया जा सके, उनका सर्वे जो है किया जा सके, उसका छानबीन किया जा सके, जांच पड़ताल किया जा सके आखिर क्या है ये। और बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि समाज में स्त्रियों का सामाजिक स्थान, अर्थात ये जो समाज है उसमें स्त्रियों का सामाजिक स्थान क्या है, स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उसका प्रतिशत कितना है, शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास कितना हुआ, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्याएं, स्त्रियों की रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति तथा उन्हें मिलने वाला वेतन, स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म एवं मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका आदि जैसे सर्वांगीण मुद्दों के आधार पर सर्वेक्षण जो किया गया। अर्थात ये जो महिला आयोग का जो गठन किया गया था, बनाया गया था, वो इन्हीं सारे मुद्दों के लिए बनाया गया था, जिसका क्या किया जाए, सर्वेक्षण किया जा सके, सर्वे किया जा सके। साथ ही साथ वर्ष 1975 में इन सभी बातों पर विचार कर महाराष्ट्र में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1978 में इस समिति ने घोषणा पत्र जो है जारी किया, प्रकाशित किया, अर्थात छापा, जिसमें समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी, जो विषमताएं थी, समाज में जो बुराइयां जो फैली हुई थी, जैसे लिंग भेद, मतलब समाज में स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता था। दूसरा जाति भेद, मतलब जाति भेदभाव होता था। तीसरा वर्ण भेद, गोरा काला इत्यादि, इस प्रकार से समाज में क्या थी, बुराइयां फैली हुई, जिसके विरोध में संघर्ष प्रारंभ करने हेतु एवं इस पत्र में बहुत सारी जो नीति अपनाई गई थी, जिसे सभी लोगों ने क्या किया, स्वीकार किया। अर्थात ये जो नीति बनाई गई थी उसमें जो है ये जो घोषणा पत्र जो जारी किया था, इन सारी समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए जो है बनाया गया था। अर्थात उसमें नीति एवं नियम बनाए गए कि ऐसा हम करेंगे तो इस प्रकार की सुविधा समस्याओं से हम क्या होंगे, छुटकारा पा सकेंगे। तथा समाज में व्याप्त विषमताओं को, वो महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता थी, उससे निकाल फेंकने हेतु कई उपक्रम किए, वो प्रारंभ हुए, जिसमें स्त्री मुक्ति की ललकार गीत संग्रह, ज्योति महासेकर का लिखा नुक्कड़ नाटक, मुलगी झाली हो यानी बेटी पैदा हुई जी, इन सभी उपक्रम को लाया गया, जिससे लोग जागरूक होकर महिलाओं को उनके अधिकार दिए, मतलब महिलाओं को उनको अधिकार मिले, अर्थात स्त्री जो भ्रूण हत्या है वो ना हो, अर्थात महिलाओं को भी जो है समान हक है पुरुषों के तुलना में जो है जीने का, इसलिए जो ये कार्यक्रम जो चलाए। साथ ही साथ वर्ष 1977 में पुणे में सौदामिनी राव द्वारा स्थापित स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति बनाई गई, तथा बाईजा नामक द्विमासिक, मतलब बाईजा यह एक किताब छपती थी जो हर 2 महीने छपती थी, जिसमें स्त्रियों से संबंधित जो समस्या होती थी उसको जो है उसमें क्या किया जाता था, उजागर किया। तथा साथ ही साथ स्त्री अन्याय विरोधी मंच, कोल्हापुर में महिला दक्षता समिति, नासिक में महिला हक, लातूर में नारी प्रबोधन मंच, जैसे कई दल जो है क्या हुए अस्तित्व में है, अर्थात कई दल, कई पार्टीज जो है बनी, जिसका एक ही उद्देश्य था, स्त्रियों की समस्याओं को लेकर संघर्ष।
और दिल्ली शहर में स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद का भी जो है आयोजन किया गया था। इन सभी दलों और समितियों का एक ही उद्देश्य था, स्त्रियों की समस्याओं को दूर कर उन्हें समाज में पुरुषों के समान दर्जा देना। बाद में देखिए बच्चों, जैसे कि स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि आज जो है स्त्रियां, महिलाओं के बढ़ते कदम, न्याय का क्षेत्र हो या डॉक्टर या सेना में जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाना, हर कदम के लिए जो है महिलाएं जो है क्या है आज तैयार है। और ये सब जो है कैसे साध्य हो गया, इन्हीं सब के माध्यम से हुआ, आंदोलन के माध्यम से हुआ, और भी बहुत सारी जो है चीजों के माध्यम से जो है हुआ। तब जाके स्त्रियां जो है अपने अधिकार को समझने लगी और हर क्षेत्र में जो है उनके कदम जो है दिन ब दिन जो है क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। बाद में प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। महिला दक्षता समिति की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उसे दूर करना, तथा 1980 में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी ने की थी, तथा जो संगठन थी वो संपूर्ण भारत में इसके कई शाखाएं खुली, जिसका मुख्य उद्देश्य था समाज में फैली विषमताएं, जैसे दहेज प्रथा। पहले के लोग यदि शादी करते थे तो लड़के वाले जो है क्या करते थे, लड़कियों वाले से जो है दहेज मांगते थे। ये जो प्रथा थी बहुत ही बेकार प्रथा थी, और आज भी जो है इस प्रकार की प्रथा जो है कहीं ना कहीं जो है बच्चों देखने को मिलती है। और क्या होता था, यदि दहेज ना मिले तो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, मानसिक शारीरिक दोनों तरफ से प्रताड़ित किया जाता था, या फिर उसे जो है तलाक दिया जाता था। मतलब इस प्रकार की कई सारी जो है क्या थी, विषमताएं जो है समाज में व्याप्त। स्त्री भ्रूण हत्या, पहले लोग यदि जान जाते थे या किसी न किसी तरह जो है चेक वगैरह करके या जांच वगैरह करके पता चल जाता था कि महिला के गर्भ में लड़की है, तो उसे पेट में ही जो है क्या किया जाता था, मार दिया जाता था। घरेलू हिंसा, अत्याचार जैसी समस्याओं पर जो है क्या हुआ, संघर्ष एवं वह लड़ना इस संगठन का क्या था, मुख्य उद्देश्य। मतलब ये सारी जो विषमताएं जो फैली हुई थी, जो बुराइयां जो फैली हुई थी, उससे लड़ने के लिए जो है इस प्रकार का जो है क्या हुआ, संगठन की स्थापना की गया था। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य, साथ ही साथ महिलाओं की समस्याओं पर शोध कार्य आरंभ हुआ। वह महिलाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छा उन्हें भी जो है अच्छा जो है ज्ञान मिले, इसके लिए जगह जगह जो है महिला विश्वविद्यालय शुरू हुआ, अर्थात शुरू किए गए, जिसमें भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर श्री महिला विद्यालय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1916 में हुई, जिसे हम SNDT के नाम से जानते हैं, जो मुंबई में स्थित है। बच्चों स्लाइड में आपको जो है दिख रहा होगा, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र। साथ ही साथ मुंबई में टाटा समाज विज्ञान संस्था खुली, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, शिवाजी विद्यालय कोल्हापुर में, ये सब महिलाओं के लिए जो है क्या बने, एक अध्ययन केंद्र बने, और ये सब इस समस्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। उसके बाद बच्चों देखो स्लाइड में दिख रहा होगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर सी महिला विश्वविद्यालय। ये जो विश्वविद्यालय था ये केवल महिलाओं के लिए जो है था, जो आगे चलकर अध्ययन केंद्र बना। उसके बाद हमारा बच्चों अगला जो मुद्दा है, अगला जो टॉपिक है, महिलाओं के संदर्भ में कानून, लॉज फॉर वुमेन। बच्चों अब हमारा अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है, महिलाओं के संबंध में कौन कौन से कानून बनाए गए, इसका अध्ययन जो है हम इस मुद्दे में देखेंगे। बच्चों वर्ष 1952 के कानून के अनुसार भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया था। मतलब कि शादी के बाद या कुछ दिनों के बाद वर वधू या पति पत्नी में किसी कारणवश या कोई समस्या के वजह से
अनबन हो जाती या कोई समस्या खड़ी हो जाती, जिसके कारण पति जो है वो पत्नी को छोड़ देने का जो है प्रस्ताव रखता है या फिर तलाक देना चाहता है। परंतु तलाक देने के बाद या जब ये मामला कोर्ट में चलता है, न्यायालय में चलता है, तो उस समय जो पत्नी होती है वो न्यायालय में इस मामले से संबंधित पत्नी जो है न्यायालय से अपील करके अपने गुजर बसर के लिए पति से हर महीने उसके पगार में से भत्ते ले सकती है। इस प्रकार का जो है कानून, जो नियम है, वो संविधान में निहित है। मतलब यदि पति उसे छोड़ना चाहता है और महिलाओं को जो है गुजर बसर करने के लिए कोई मतलब जरिया ही नहीं है, तो इस तरह की अपील करके से महिला जो है क्या कर सकती है, अपने पति के पगार में से कुछ हिस्सा जो है क्या कर सकती हैं, ले सकती हैं, जिससे उसका गुजर बसर हो। और इस प्रकार भारत सरकार अर्थात भारतीय संविधान में कानून बनाया गया जिससे कि महिलाओं का जीवन रुके ना, बल्कि सामान्य जीवन की तरह चलते रहे, ताकि किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े या मांगनी पड़े। उसके बाद सरकार ने पिता के संपत्ति में हिस्से का अधिकार जो है दिया। हिस्से का अधिकार मतलब कि पहले ऐसा होता था कि लड़की तो पराई धन होती है, उसका यहाँ क्या है, इस प्रकार की मानसिकता थी। परंतु अब ऐसा नहीं है, बल्कि लड़कियां भी पिता के संपत्ति में बराबर का हिस्सा ले सकती हैं तथा साथ ही साथ स्त्री धन पर उसे अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद समाज में एक और जो है बुराइयां थी, बहुपत्नीत्व प्रणाली। बहुपत्नीत्व प्रणाली जो है क्या हुई, समाप्त हुई। मतलब कि बच्चों पहले ऐसा होता था कि पहले के लोग एक से ज्यादा जो है स्त्रियों से या लड़कियों से जो है क्या करते थे, शादी करते थे। ये जो प्रथा थी, इस प्रकार की जो पद्धति थी, वो सरकार ने जो है क्या किया, तत्कालीन इसे समाप्त किया, जिससे एक तो रहती थी, साथ ही साथ बाकियों की भी जिंदगी भी क्या होती थी, खराब होती, खराब ना हो इसलिए इस प्रकार का नियम बनाया। और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद यानी कि तलाक का अधिकार दिया गया। मतलब कि केवल पुरुष ही नहीं, यदि स्त्री को किसी कारणवश पति नहीं जमता है या फिर बीच में कुछ अनबन होती है, तो वह भी तलाक के लिए अपील कर सकती है। कहाँ, न्यायालय में, कोर्ट में। साथ ही साथ आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम आगे बढ़ाने वाला कानून बना, और वो कानून जो है कौन सा बना, दहेज प्रतिबंधित कानून 1961। अर्थात ये कानून 1961 में बना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि यदि व्यक्ति दहेज लेता है या मांगता है तो का जो है क्या होता है, कानून अपराध माना जाएगा तथा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो जेल भी हो सकती है। इस प्रथा का उन्मूलन कर सामाजिक आंदोलन को जो है क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, अर्थात प्रोत्साहन दिया गया। अर्थात जब इस प्रकार का आंदोलन हुआ, अर्थात इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली यंत्रणाएं वो मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी जाती थी, वह जो है क्या हुई, कम हुई। इसके कारण महिलाओं का मनोबल जो है क्या हुआ, समाज में और भी बढ़ा। साथ ही साथ यदि कोई महिला नौकरी करती है तो प्रसव हेतु या प्रसूति का अवकाश प्राप्त कराने वाला प्रसूति सुविधा अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अस्तित्व में जो आया, तथा इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को प्रसूति के अवकाश का अधिकार जो है क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तब पहले क्या होता था कि इस प्रकार की जो समस्या महिला के सामने आती थी तो उन्हें जो है अवकाश अर्थात छुट्टी वगैरह जो है नहीं मिलती। उसके बाद जो है 3 महीने का छुट्टी किया गया। बाद में जो है लोगों को लगा कि नहीं, 3 महीना केवल महिलाओं के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। फिर आगे चलकर जो है 3 महीने की जगह जो है 6 महीना किया गया, ताकि 6 महीना जो है महिलाएं घर में रहकर अपना और अपने बच्चे का जो है सही ढंग से, जब तक थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, पालन पोषण कर सके। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि महिलाओं के संदर्भ में अर्थात महिलाओं के लिए कानून बनाए गए ताकि उनके ऊपर और भी जो है जुल्म न हो। उसके बाद बच्चों हमारा आता है दहेज प्रथा के विरोध में जागृति।
बच्चों ये इस सत्र का हमारा आखिरी मुद्दा है, दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि भारत सरकार ने दहेज प्रतिबंधित कानून तो बनाया, अर्थात वह कानून लागू भी है, फिर भी रोज हमें समाचार पत्रों में ऐसे समाचार अवश्य जो है दिखाई देते हैं, अर्थात छपते हैं कि जैसे रसोई बनाते समय पल्लू में आग लगने से महिला की मृत्यु हो गई, अथवा कपड़े धोते समय पैर फिसल कर कुएं में गिरने से महिला की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बहुत सारी घटनाएं जो है आए दिन रोज जो है सुनाई देती थी, अर्थात समाचार पत्रों में, अखबारों में जो है क्या होते थे, छपने लगे। अब लोगों को लगा नियम कानून बनाया गया, उसके बाद भी जो है क्या हो रहा है कि इस प्रकार की जो है घटनाएं हो रही है। और जब इन घटनाओं की गहराई में जाकर छानबीन हुई तो पता चला कि ये सब जो है दहेज के कारण ही हुआ है, अर्थात हो रहा है। उसके लिए एक बार फिर से जन जागृति हुई। लोगों को जो जो नियम और जो कानून बनाए गए थे दहेज प्रतिबंधित जो संबंधित, वो जो है लोगों को बताया गया। अर्थात इस प्रथा को लेकर पुलिस, प्रशासन, न्याय व्यवस्था ने भी जो है अपनी भूमिका क्या की, स्पष्ट की। जगह जगह जो है गए, उसका जो है प्रचार किया, दहेज लेना, प्रचार किया, दहेज मांगना, लेना और देना, लेने और देने में सहायता करना, विज्ञापन देना, ये सब जो है क्या है, कानूनन अपराध है। तो इस प्रकार के जो है जन जागृति जो है फैलाई गई भूमिका। और ये जो भूमिका निभाई, ज्यादातर पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था ने भी अपनी भूमिका जो है क्या किया, स्पष्ट किया। और फिर इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1984 में पुनः दहेज प्रतिबंधित सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया। मतलब पहले इस प्रकार के नियम बनाए गए थे, लेकिन जब उससे यह समस्या का छुटकारा नहीं हुआ तो फिर एक बार फिर से 1984 में उसे सुधार कर नया नियम बनाया, जो पहले से भी दृढ़ था, मजबूत। ये था दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। बच्चों हम देखते वर्ष 1988 में 2209 महिलाएं, वर्ष 1990 में 4835 और वर्ष 1993 में 5377 महिलाएं देश दहेज की शिकार बने। और जब इन सब आंकड़ों का पता लगाया गया तो पता चला कि दहेज समस्या जो है वो जो है क्या है, ज्वलंत समस्या। ये कभी ना समाप्त होने वाली जो समस्या है, ये जो है क्या होगी, कहीं ना कहीं जो है चलती ही रहेगी। और ऐसा लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी, यही समझ में आता है। इसीलिए कहा गया बच्चों कि ये जो समस्या है क्या है, ज्वलंत समस्या। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा आज के इस पाठ में महिला और अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में हमने देखा इसके अंतर्गत भूदान आंदोलन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। दूसरा स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण कैसे हुआ, चिपको आंदोलन क्यों हुआ, शराब आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन क्यों हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया गया और क्यों रखा गया इस प्रकार के कार्यक्रम को। तथा इसके अंदर हमने देखा कि स्त्रियों की समस्याओं को छुटकारे के लिए बहुत सारे जो उपक्रम किए गए, कई सारे दलों, संगठनों को जो स्थापित किया गया, बनाया गया, ताकि इनकी समस्याओं से जो है क्या हो, छुटकारा पा सके। महिलाओं के संदर्भ में जो है बहुत सारे कानून बनाए गए, जिससे समाज में जो विषमताएं थी, जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी फैली, उसमें जो है क्या हो, कमी आए, गिरावट आए। और दहेज प्रतिबंधित कानून व जन जागृति, इन सब मुद्दों के बारे में बच्चों आज के इस सत्र में हमने अर्थात अध्ययन किया। बाकी का बच्चों अगले सत्र में हम जो है देखेंगे, पढ़ेंगे। ओके, किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो पूछिएगा।